हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स संतुलन कीमत, जिसे कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशंस। प्राइस कीमत कैसे तय की जाती है? संतुलन कीमत कहते हैं हम उस कीमत पर जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, उसे कहते हैं हम संतुलन कीमत। जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटे, जैसे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, इस बिंदु को कहेंगे हम संतुलन कीमत। विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। मांग में वृद्धि होने पर क्या होता है? मांग में वृद्धि होने पर कीमत बढ़ जाती है, संतुलन कीमत का स्तर बढ़ जाता है। और मांग में कमी होने पर, जबकि पूर्ति स्थिर रहने पर क्या होता है? वो कम हो जाती है। पूर्ति में कमी होने पर क्या होता है? पूर्ति में कमी होने पर कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसके बारे में आगे हम ढंग से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये एक एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आपने ध्यान से अल्पकाल में कीमत निर्धारण में मांग में सबसे किसकी भूमिका अधिक होती है? अल्पकाल में मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कीमत निर्धारण पर, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति का ज़्यादा निर्धारण पड़ता है। बाज़ार कहते हैं, बाज़ार हम उस ऐसे स्थान को कहते हैं, क्षेत्र को, जिसमें किसी वस्तु क्रेता और विक्रेताओं की पाए जाते हों। और बाज़ार संतुलन कहते हैं उस स्थिति को जिसमें जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है, संतुलन कीमत निर्धारित। फिर आता है हमारे पास अतिरिक्त मांग। किसे कहते हैं? अतिरिक्त मांग उसको कहते हैं जब संतुलन कीमत से अधिक मांग हो, उसे अतिरिक्त मांग कहेंगे। अतिरिक्त पूर्ति भी उसे कहते हैं जो संतुलन पर जो मांग और पूर्ति बराबर होती है, यदि उससे अधिक पूर्ति हो तो उसे अतिरिक्त पूर्ति कहेंगे। किस प्रकार के बाज़ार में एक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है? वो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार है, परफेक्ट कंपटीशन। काला बाज़ार क्या होता है? काला बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमतें वसूल की जाती है, उसे हम काला बाज़ार कहते हैं। उसके बाद क्या है? राशनिंग क्या है? राशनिंग ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार वस्तुओं की संतुलन कीमत से अधिक, इसमें सरकार के द्वारा वस्तु सेवाओं का व्यय पर नियंत्रण लगाया जाता है। अब आता है हमारे पास सामान्य कीमत कहते हैं। सामान्य कीमत दीर्घकाल में निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। बाज़ार कीमत किसे कहते हैं? बाज़ार कीमत उस कीमत को कहते हैं जो उसमें बाज़ार में प्रचलित हो, उसे कहेंगे हम बाज़ार कीमत। ये अल्पकाल में होती है निर्धारित, उसे हम बाज़ार कीमत कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिस्थापन जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय की कीमत बढ़ने पर प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे मांग में वृद्धि होगी और संतुलन कीमत में भी वृद्धि होगी दूसरी वस्तु की। फिर है हमारे पास पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में मांग और पूर्ति कैसे निर्धारित की जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। अब जैसे संतुलन कीमत क्या है? संतुलन कीमत जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, संतुलन कीमत कहते हैं। मांग में वृद्धि होने पर कीमत पर क्या प्रभाव है? मांग में वृद्धि होने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है जी। अति अल्पकाल में केवल पूर्ति का ही अधिक प्रभाव अल्पकाल में मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम पूर्ति को केवल उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक उसको नहीं बढ़ा सकते। अब है हमारे पास एक प्रश्न, मांग में पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव? अब बोलते हैं पूर्ति में, सप्लाई में अगर परिवर्तन होता है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानना है। तो संतुलन कीमत कहाँ तय होती है? जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, उससे कहते हैं हम संतुलन कीमत। उसको देंगे हम ई बिंदु नाम, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब जैसा हम जानते हैं कि डिमांड कर्व इस तरह का होता है हमारे पास, इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और सप्लाई कर्व हमारे पास इस तरह का होता है, इसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। अगर हम दोनों को एक ही डायग्राम पर रखते हैं, यहाँ पर हमें पता है यहाँ कीमत लिखी जाती है और यहाँ पर मांग और पूर्ति लिखी जाती है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और जहाँ पर इन दोनों कर्व्स को रखा जाता है, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व को, जहाँ ये इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पर, उसे
जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं हम ई बिंदु, ई पॉइंट्स। तो इस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया जाता है। ये संतुलन कीमत है जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर होती हैं। एक और डायग्राम का सहारा लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है और ये दूसरे वाला हमारे पास सप्लाई कर्व है। ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो कीमत तय की जाएगी ये संतुलन कीमत है और ये संतुलन मात्रा है। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी जाती है, यहाँ पर कीमत होती है। तो ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम, ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इसे कहेंगे हम, ये जो पूरा सिस्टम है इसे कहते हैं हम संतुलन कीमत, और इसे हम कीमत संयंत्र भी कहते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म। अब हमारे पास पूछा गया था कि संतुलन कीमत तो तय हो गई हमारी। अब कहा है कि मांग पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं संतुलन कीमत का। जैसे ये यहाँ पर हम एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक्स एक्सिस को ले लेते हैं और बीच में डायग्राम ले लेते हैं डिमांड कर्व का, और उसके बाद हम सप्लाई कर्व ले लेते हैं। ये सप्लाई कर्व हुआ। तो जहाँ ये काट रहे हैं वो पॉइंट है हमारे पास ई बिंदु। तो ये हमारे पास जो तय कीमत होगी वो होगी ई पॉइंट्स पर अभी हम हैं। अब हम जानते हैं जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति कर्व नीचे की ओर शिफ्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, उसको नीचे की ओर शिफ्ट करवा देते हैं। नीचे की ओर शिफ्ट होने पर वो पैरेलली, मतलब समांतर रूप से, यहाँ से भी इतना गैप होना चाहिए और यहाँ से भी गैप इतना होना चाहिए। तो ये जो बराबर गैप पर वो उसी डिमांड कर्व को दूसरे पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, वो यहाँ पे काट रहा है। तो इस पर हम आगे रेखा खींचेंगे, वो होगी हमारी कीमत तय और नीचे की ओर होगी हमारी मात्रा तय। तो ई बिंदु जो है हमारे पास, अब जो ई बिंदु तय वो हमारे पास जो ये काट कर आया है इस बिंदु पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है नया सप्लाई कर्व पुराने कर्व को, तो वहाँ पर जो कीमत तय की जाएगी वो कहलाएगी नई संतुलन कीमत। तो मांग में वृद्धि होने पर क्या हुआ है, पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या हुआ है कि कीमत जो पहले यहाँ थी अब कम होकर नीचे पहुँच गई है। तो कीमत में कमी आती है पूर्ति में वृद्धि होने पर। अब है पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी होने के कारण पूर्ति वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो माना जैसे पहले हमारे पास मांग वक्र ये था और पूर्ति वक्र ये था, तो यहाँ पर संतुलन हो रहा था, ये संतुलन कीमत तय हुई और ये संतुलन मात्रा तय की गई। अब क्या है, पूर्ति में कमी होने के कारण, पूर्ति में जब कमी होती है तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर पैरेलली शिफ्ट होता है, ये बन जाता है S2। तो यहाँ ये पुराने मांग वक्र को जहाँ पर काटेगा वो कहलाएगा पूर्ति की में कमी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है उस बिंदु होगा E1 और यहाँ पर तय की जाएगी संतुलन कीमत। तो पूर्ति में कमी होने पर कीमत यहाँ पहले यहाँ पर तय हो रही थी, अब बढ़कर कीमत ऊपर की ओर चली जाती है, तो ये कहलाती है पूर्ति में कीमत में वृद्धि। तो पूर्ति में कमी होने के कारण किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई कम होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूसरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मांग में वृद्धि होने के कारण कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग में चेंज करेंगे हम। मांग में वृद्धि होने के कारण मांग वक्र खिसक जाता है, कहाँ की ओर खिसक जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा कीमत पर। ये देखें, ये हमारे पास मांग वक्र है, ये पुराना मांग वक्र और पुराना पूर्ति वक्र इस बिंदु पर काटते तो ये संतुलन की स्थिति होगी। इसके सामने कीमत तय की जाएगी और इसके नीचे की ओर पूर्ति तय की जाए, संतुलन पूर्ति। अब क्या होता है, मांग में वृद्धि होने के कारण हम मानते हैं पूर्ति वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ऊपर को शिफ्ट होने के कारण जहाँ पर ये काटेगा वो कहलाएगी नई संतुलन बिंदु। तो नया संतुलन बिंदु क्या है, मांग में वृद्धि होने के कारण कीमत पहले से अधिक होगी। पहले यहाँ तक थी, अब बढ़कर यहाँ पहुँच जाती है। तो मांग में वृद्धि होने के कारण कीमत बढ़ जाती है।
कि मांग, ये है हमारे पास मांग वक्र और पूर्ति वक्र। इस बिंदु पर पुराना मांग वक्र ये है और पुराना पूर्ति वक्र ये है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और यहाँ पर पुरानी कीमत तय की गई थी। अब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है, ये पहुँच जाता है डी और जहाँ ये पुराने पूर्ति वक्र को काटता है वो है E1। तो यहाँ पर कीमत तय की जाएगी, ये P0 है और मात्रा Q1 है। तो इस स्थिति में कीमत पहले से कम तय की जाती है, यानी का मतलब मांग में कमी होने के कारण कीमत कम हो जाती है। अब आगे है, यदि मांग में पूर्ति की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है, मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव? अब दोनों में परिवर्तन आएगा लेकिन मांग में अधिक होना चाहिए परिवर्तन, ये बोल रहे हैं ये। अब जैसे ये हमारे पास पुराना मांग वक्र और पुराना पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वो है E1 बिंदु। ई बिंदु पर जो कीमत तय की जाएगी वो कहलाएगी संतुलन कीमत। अब क्या होता है, अब मांग में वृद्धि हो जाती है लेकिन मांग में वृद्धि ज़्यादा होती है, इस कारण ये बड़ा सा गैप दिखा रहे हैं हम। और पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र नीचे की ओर शिफ्ट होता है, मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। जहाँ ये काटते हैं वो है पॉइंट E1। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि D1 का गैप हमने D और D1 का गैप हमने ज़्यादा रखा है ये वाला, तो ये इस कारण रखा है ज़्यादा ताकि बताया गया है हमें कि मांग में ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए, पूर्ति में कम वृद्धि होनी चाहिए। तो पूर्ति वाला गैप हमने छोटा किया, मांग वाला बढ़ाया है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, नया पूर्ति वक्र और नया मांग वक्र S1 और DD1 जहाँ पर काट रहे हैं वो कहलाएगी नई संतुलन कीमत, वो होगी इतनी। अब क्या होता है, कीमत पहली कीमत यहाँ थी, दूसरी कीमत यहाँ पहुँच गई है। कहने का मतलब ये कि मांग में वृद्धि अधिक होने के कारण कीमत बढ़ चुकी है। अब है अल्पकाल में वस्तु की कीमत कैसे तय की जाती है। अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन करके हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र पहले यहाँ पे होता है, फिर मांग में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर खिसक ये कीमत तय की जाती है और यदि मांग में कमी होती है तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसक कर इस बिंदु पर काटता है, कीमत ये तय की जाती है। तो अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके ही उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। इस समय जो कीमत तय की जाती है इसे उपसामान्य कीमत भी कहा जाता है। अब आता है हमारे पास दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करना आसान होता है क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस समय जो कीमत तय की जाती है उसे सामान्य कीमत नॉर्मल प्राइस कहते हैं। अब आता है हमारे पास बाज़ार कीमत। क्या बाज़ार कीमत मतलब जो बाज़ार में एक निश्चित समय में प्रचलित होती है कीमत, उसे हम बाज़ार कीमत कहते हैं। बाज़ार कीमत थोड़ी सी अधिक होती है। बाज़ार कीमत अक्सर गिरकर सामान्य कीमत के बराबर हो जाती है। यह कीमत जो बाज़ार कीमत है ये केवल अल्पकाल में पाई जाती है, एक छोटे से समय के लिए पाई जाती है, जबकि जो नॉर्मल प्राइस है, सामान्य कीमत है, वो लंबे समय की दीर्घकाल की कीमत है। ये इस तरह डायग्राम के द्वारा दर्शाई जा सकती है। मान लो सामान्य बाज़ार कीमत P1 है तो इस स्थिति में पूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो पूर्ति अधिक होने के कारण कीमतें कम होती है। कीमतें तब तक कम होंगी जब तक ये संतुलन P1 पर नहीं आ जाता। उसी तरह यदि P1 कीमत पर है तो P1 कीमत पर पूर्ति इतनी है और मांग इतनी है, तो मांग अधिक होने के कारण कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़कर तब तक बढ़ती जाएंगी जब तक वो बढ़कर E1 तक नहीं पहुंच जाती, संतुलन कीमत पर नहीं पहुंच जाती। तो ये पूरी रूपरेखा सामान्य कीमत को दर्शाती है कि सामान्य कीमत किस तरह से काम करती है। फिर हमारे पास फैड सिद्धांत क्या है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने के कारण लोगों के पास अनाज की जो उपलब्धता होती है, अनाज को खरीदने की कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि कीमतें जैसे जैसे बढ़ जाएंगी
तो कुछ परिवार ऐसे होंगे जो उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाएंगे, तो वो परिवार उन वस्तुओं को खरीदने से वंचित रह जाएंगे। ये भूखमरी, अकाल या कोई नेचुरल डिज़ास्टर के समय भी ये स्थिति पैदा होती है। इसका प्रतिपादन, इसकी खोज डॉक्टर अमर्त्य सेन ने की नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय मूल के थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। आइए हम देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। हमारा 3 परिवार है, परिवार नंबर ए, परिवार नंबर बी, परिवार नंबर सी, और ये इन सब का जोड़ है। तो सबसे पहला, ये पहले परिवार का मांग वक्र है, ये पहले परिवार का पूर्ति वक्र है, जहाँ पे काट रहा है, ये कीमत तय होती है यहाँ पे। ये पहले परिवार का पूर्ति वक्र है, ये पहले परिवार का मांग वक्र है, ये पहले सी परिवार का मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। तो ये इन सब का मांग वक्र है और मांग वक्र और पूर्ति वक्र है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास मांग वक्र। हमें इसका मांग वक्र देखकर चलना है, सिर्फ मांग वक्र पर ज़्यादा ध्यान देना है, पूर्ति वक्र की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी। एक और चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है कि पूर्ति वक्र जो है, मांग वक्र जो है वो हमारा, उसकी रेंज यहाँ तक है, जबकि दूसरे वाले परिवार की रेंज यहाँ से यहाँ तक है और तीसरे वाले की यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है जी। जो चौथा है वो इन सब का जोड़ है। अब मान लो कीमत जब P1 है तो P1 पर सभी परिवार उस वस्तु को खरीदने के सक्षम हैं। इस पॉइंट पर ये परिवार इतना ही खरीदता है, ये परिवार B इतनी वस्तुएं खरीदता है, और परिवार C जहाँ पर मांग वक्र को काटता है वो इतनी खरीदता है, और जो कुल जोड़ वाले हैं वो यहाँ तक वस्तुओं को खरीदते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जहाँ जहाँ इस पॉइंट, इस कीमत पर मांग वक्र काट रहे हैं वो उस वस्तुओं की उतनी मात्राएं खरीदते हैं। जैसे ये इतनी खरीद रहा है, ये इतनी खरीद रहा है, और ये परिवार इतनी खरीद रहा है। अब मान लो कीमत बढ़कर इतनी हो जाती है, P1 हो जाती है, तो इस पर कितने खरीदेंगे लोग? तो इस पर देखें। अब इस पर क्या होता है, ए परिवार उस वस्तु की केवल 0 इकाइयाँ ही खरीद पाता है, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं P1 तक कि वो इस परिवार को खरीदने से वंचित रह जाता है। अब बी परिवार कितना खरीदता है? बी परिवार इतनी खरीदता है। अब पहले से वो कम कीमतें की मात्रा खरीदने लगता है। और सी परिवार क्या करता है? सी परिवार भी खरीदता है, लेकिन अब वो पहले से कम खरीदेगा। अब मान लो कीमत यदि और बढ़ जाती है, कीमत बढ़कर इतनी हो जाती है, तो कितना कितना खरीदेंगे? तो ए परिवार तो पहले ही इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये नहीं खरीद पाएगा। और बी परिवार क्या करेगा? बी परिवार इस पॉइंट पर उस वस्तु की 0 मात्रा खरीदेगा, ये भी बाहर हो गया। अब केवल सी परिवार उन वस्तुओं को खरीदेगा, लेकिन वो कितनी खरीदेगा? इतनी ही मात्राएं खरीद सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही थी तो कीमत बढ़ने के कारण एक परिवार उससे ख़त्म हो गया, दूसरा परिवार उससे खरीदने से वंचित रह गया, और तीसरा परिवार जो उसको खरीद रहा है वो भी कितनी मात्रा खरीद रहा है? कम मात्रा ही खरीद पा रहा है। तो यही है फूड एबिलिटी, इसे कहते हैं फूड एबिलिटी डिक्लाइन, कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो कीमत बढ़ने के कारण पहले एक परिवार उसको खरीदने से वंचित रह जाता है जिसकी आय बहुत कम है, फिर दूसरा परिवार उसको खरीदने से वंचित रह जाएगा जिसकी आय थोड़ी सी ज़्यादा थी, और अगर अब भी कीमत और बढ़ती है तो उन परिवार धीरे धीरे उन वस्तुओं को खरीदने से वंचित रहते जाएंगे, और उन वस्तुओं को जैसे अनाज वगैरह खरीदने से वंचित रह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है हमारे पास फ्लोर प्राइस क्या है, जिसे स्पोर्टिंग प्राइस भी कहता है। ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कम से कम सरकार के द्वारा कीमतें तय की जाती हैं, जैसे अनाज, गेहूं, गन्ने, सेब आदि की न्यूनतम समर्थन कीमत तय की जाती कि ये इतनी कीमत पर यदि किसी किसान की कोई फसल कोई ना खरीदे तो सरकार उसे अवश्य अब उस कीमत पर ज़रूर खरीदेगी। कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत या फ्लोर प्राइस, स्पोर्टिंग प्राइस,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये है हमारा फ्लोर प्राइस और समर्थन प्राइस का डायग्राम। इसमें जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं कीमत। मान लो ये कीमत, संतुलन कीमत ये तय की जाती है सेब की। एग्जांपल लेते हैं हम, सेब की कीमत ये तय की जा रही है, लेकिन सेब की कीमत बहुत कम है, तो कीमत कम होने के कारण अगली बार किसान सेब नहीं उगाने की इच्छा रखेंगे। तो सरकार क्या करती है, उनकी समर्थन कीमत तय करती है जो कि ज़्यादा होती है। जैसे मान लो ये कीमत सरकार के द्वारा तय की गई ताकि किसानों को अगली लाभ हो सके और वो अगली बार दोबारा सेब उगा सकें। तो इसलिए सरकार कीमत P1 तय करेगी। तो इस कीमत पर जो पहले से अधिक होगी, जबकि न्यूनतम संतुलन कीमत कम थी, तो इस कीमत पर मांग इतनी है, मांग बहुत कम है, पूर्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। तो मांग A के करीब है और पूर्ति B है। तो इस स्थिति में पूर्ति अधिक होने के कारण सरकार क्या करती है, इसे अपने स्टॉक में रख लेगी। तो ये वाला जो भाग है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस भाग को अपने पास गोदामों में बचाकर रख लेती है ताकि कीमत कहीं ये तय ना हो जाए। अब है हमारे पास राशनिंग क्या होती है या पटल कीमत क्या होती है। राशनिंग और सेलिंग प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस मतलब उच्चतम कीमत। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे चीनी, चावल, औषधियाँ आदि, इनकी बाज़ार कीमत बहुत अधिक होती है। जैसे मान लो ये कीमत तय की गई मांग और पूर्ति के द्वारा, तो ये दवाइयों की कीमत बहुत अधिक थी, कई लोग इसे खरीद नहीं सकते कीमत अधिक होने के कारण। लेकिन इन वस्तुओं की पूर्ति एक सीमित मात्रा में होती है, तो इसलिए ये सभी लोग इन वस्तुओं को खरीद नहीं पाएंगे यदि संतुलन कीमत यह तय की जाती है। तो कुछ लोग इस वस्तुओं को खरीदने से वंचित रह जाएंगे। तो सरकार ये चाहती है कि सभी लोग इन वस्तुओं को खरीदें, तो सरकार इसलिए इसकी कीमत P1 तय करती है। इस पर कीमत तय होने पर देखें हम, मांग इतनी है हमारे पास, पूर्ति कम है जबकि मांग अधिक है। तो पूर्ति अधिक कम होने के कारण सरकार क्या करती है, पूर्ति हमारे पास A है जबकि मांग हमारे पास B है। तो मांग बहुत अधिक है, पूर्ति हमारे पास बहुत कम है। तो सरकार क्या करती है, इसलिए सरकार इनकी राशनिंग कर देती है। राशनिंग का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये वस्तुएं सभी को उपलब्ध करवाई जाएंगी। जैसे सोसाइटी में मिलने या डिपुओं में मिलने वाला राशन है, तो सरकार ये चाहती है कि वो सभी को मिले, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो इसलिए सरकार सभी को ये वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, लेकिन राशनिंग के थ्रू। राशनिंग मतलब एक कोटा निर्धारित करती है कि किसी परिवार के लिए ये वस्तुएं केवल उतनी ही मिलेंगी, उससे ज़्यादा ये वस्तुएं नहीं मिल सकती हैं या सरकार के द्वारा नहीं दिलाई जाएंगी। ये वस्तुएं केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध करवाई जाएंगी एक सीमित कीमत पर। तो वो है ये सीमित पूर्ति और ये है वो कीमत जिस पर तय किया गया है कि कीमत वही ये रहेगी उन वस्तुओं की और मात्रा ये रहेगी। तो ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म।